हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से हम आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। जो पहला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है, इसकी प्रमुख संरचना हुआ है, इसका प्रतीक बताइए। तो देखिए, पहले जो आसान है मैं इसको बता दे रहा हूँ। कार्बन जो होता है सी से प्रदर्शित होता है, उसका परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखना है, पॉइंट बनाकर पेपर में। देखिए अगर आगे एक क्वेश्चन तो लिखेंगे कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी का मतलब ये होगा कि ये सभी जगह उपस्थित है ना, सब जगह पाया जाता है, नमक में छोड़कर, नमक में नहीं पाया जाता है। ये जो होता है कार्बन, कार्बन भूपर्पटी मतलब जमीन के अंदर खनिज के रूप में 0.02% उपस्थित है, और वायुमंडल में देखा जाए तो 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाएं जो होती हैं कार्बन पर ही आधारित है, मतलब कार्बन अगर नहीं रहे तो उसकी संरचना नहीं बन सकती है। कागज, प्लास्टिक, चमड़ा और रबड़ में कार्बन होता है, और उसका मैंने बता दिया प्रतीकीय होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इतना ही लिख देना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साबुन व अपमार्जक में अंतर बताइए। तो हमने लिख दिया इधर साबुन, इधर लिख दिया मैंने अपमार्जक। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले अंतर बता दूं, बाकी मैं बाद में बताऊंगा ये सब क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए साबुन क्या होता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। अपमार्जक जो होता है कठोर जल के साथ झाग बनाता है। साबुन जो होता है, साबुन से जैव अपघटित हो जाते हैं, और कुछ अपमार्जकों का जैव अपघटन नहीं होता है। इनके तो मतलब अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो ये साबुन से जैव अपघटित हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपमार्जकों से जैव अपघटन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट ये है, साबुन वसीय अम्लों का सोडियम लवण होता है, और अपमार्जक जो होता है सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण होता है। तो ये था इसमें अंतर। अब हम आपको बताएंगे ये सब क्या है। तो देखिए, ये जो है ये साबुन का फार्मूला है RCOONA, और ये जो है ये अपमार्जक का फार्मूला है C18H29NaO3S। ये जो होता है अपमार्जक। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, अपमार्जक जो होता है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिटर्जेंट। ठीक है ना, डिटर्जेंट जो होता है, अब देखिए ये तो किसी को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इसको बोलते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट, ये सरफ है, सरफ का नाम है। ठीक है, और साबुन अलग है। तो साबुन तो दो प्रकार के होते हैं, एक नहाने वाला और एक कपड़ा धोने वाला, और सरफ तो एक ही होता है, वो तो कपड़ा धुलने के ही काम आता है। तो साबुन दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या है। तो देखिए, अगर मैं क्या करूंगा, अगर उसमें जैसे हमने ले लिया किसी चीज़ का, जैसे वसा ले लिया या घी ले लिया या किसी चीज़ का चर्बी ले लिया, और उसमें अगर हम क्या मिला देंगे, सोडियम मिला दें, यानी सोडियम का लौड़ मिला देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, साबुन बन जाएगा। और वो जो होगा, जिस साँचे में उसका आकार देना रहेगा उस साँचे में रख देंगे तो साबुन बन जाएगा। अब देखिए, सुगंध उगंध मिलाने के लिए उसमें हम अलग तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बनेगा। तो देखिए, जब हम उसमें सोडियम मिलाएंगे तो सोडियम मिलाने की वजह से जो साबुन होता है बहुत हार्ड हो जाता है, जो कि कपड़ा धुलने के काम आएगा। लेकिन जो अगर हम उसमें क्या मिला दें, के मिला दें, के मतलब पोटेशियम मिला दें, तो पोटेशियम मिलाने से वो साबुन क्या हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं। और आपको एक बात बता दें कि अगर साबुन में 10% अगर पानी है तो साबुन हमारे लिए परफेक्ट है। अगर साबुन में 10% से ऊपर पानी रहेगा तो साबुन जल्दी से पिघलने लगेगा। अगर साबुन में 10% से नीचे पानी रहेगा तो साबुन जो हो जाएगा चटकने लगेगा, यानी उसमें दरारें पड़ने लगेंगी। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें। और अभी आपको मैं बताऊंगा, हम लोग जब देखते हैं कि साबुन जो होता है जल्दी से गलता है तो उसमें हम नमक मिलाते हैं। नमक की मात्रा इसलिए मिलाते हैं ताकि साबुन क्या हो, जल्दी से गल भी सके। ठीक है, तो उसमें हम नमक भी मिलाते हैं। और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें और क्या बातें हैं। अगर क्या किया जाए, अगर हम देखते हैं कि जब हम नहाते हैं तो हमारे आँख में जब साबुन पड़ जाता है तो देखते हैं बहुत तेज भवाने लगता है। इसका कारण ये है कि उसमें जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारे आँख में जलन होने लगती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण होता है। दूसरी बात, जब हम लोग नहाते हैं तो देखते हैं कि झाग जो होता है जल धीरे धीरे सूखता है, तो उसको सूखने से कौन बचाता है, तो होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के कारण जो होता है, जो झाग होता है धीरे धीरे सूखता है। दूसरी बात यह है, झाग को कौन बनाता है, यानी हम अगर उसमें क्या डाल दें तो झाग बहुत ज़्यादा बनेगा, तो वो बनाता है रेजिन। रेजिन जो होता है वो झाग को बहुत ही ज़्यादा बनाता है। रेजिन की मात्रा कम रहेगी तो झाग कम बनेगा, रेजिन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो झाग ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ये थी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एस्टर क्या है समझाइए, या इसे पूछ सकता है एस्टरीकरण क्या है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एल्कोहल की क्रिया से बने पदार्थ को हम एस्टर कहते हैं। तो देखिए, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये C2H5 जो है इथाइल एल्कोहल यानी एल्कोहल है। इसकी जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से H, ये जल बन के H2O जल बन के बाहर निकल जाएगा, और हमारा बचेगा CH3COO और C2H5। ये जो होता है इसी को बोलते हैं ईस्टर।
ठीक है, तो ये ईस्टर प्राप्त हो जाता है। इसी को ईस्टरीकरण भी से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अभी यहाँ देखिए कि ये एस्टर का यूज क्या है। तो एस्टर जो होता है, एस्टर में फलों जैसी सुगंध आती है। अब जब जानते हैं कि फलों जैसी सुगंध आएगी, इसका मतलब इसमें तरह तरह की चीज़ बनाएंगे सुगंध के लिए। तो एस्टर का उपयोग जो होता है इत्र बनाने में, ठंडे पेय पदार्थ में जैसे आइसक्रीम हो गया, मिठाइयाँ होगी आदि बनाने में हम क्या करते हैं, एस्टर का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें से सुगंधित हो सुगंध निकलता रहे। अगला है संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो मैंने इधर लिख दिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इधर लिख दिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एकल बंध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कार्बन के बीच में दो ही बंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए यह नीले ज्वाला के साथ जलता है, यह काले धुएं के साथ जलता है। ये जो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, उससे विस्थापित कर देते हैं। तो ये प्रतिस्थापन क्रिया दर्शाता है। ये जो होता है युगात्मक और संयोजन अभिक्रिया दोनों तरह की अभिक्रिया को दर्शाता है। ये जो होता है अधिक अस्थायी और कम क्रियाशील होता है। ये अधिक अस्थायी होता है इसलिए कम क्रियाशील होता है। ये जो होता है कम अस्थायी होता है और अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि जब अस्थायी है ही नहीं तो इधर उधर क्रिया किसी से कर्म करेगा। यहाँ देखिए जो ये होता है, इसका एग्जाम्पल जो है CH4। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ CH4 है क्या। तो देखिए इसमें कैसे सिंगल बॉन्ड होता है। तो CH4 जो होता है, CH4 जो होता है, देखिए ये मैं पहले लिख देता हूँ, CH4 है, यानी इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 4, और देखिए सब सिंगल बॉन्ड ही तो है, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जब देखा जाए तो कार्बन और कार्बन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और देखिए 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन को मैं यहाँ जोड़ दूंगा और 3 हाइड्रोजन को यहाँ। तो देखिए ये क्या है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। अगला देखते हैं साबुनीकरण क्या है। तो साबुनीकरण देख लेते हैं क्या होता है। तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों, अभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों मतलब CH3COOH जो होता है उसी को बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक। एक बार है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक। अगर वो बहुत सारे अगर हो जाएंगे, 2 रहेंगे तो बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 रहेंगे तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो बोलेंगे पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बोलेंगे उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए अभी समझ में आएगा। ये जो होता है इसको वसा बोलते हैं या स्टीयरेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसा वसा बोलिए या स्टीयरेट बोलिए, ये उसका फार्मूला है। हम जब क्या करेंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ से ये जो दिख रहा है, यहाँ से ये जो होगा ये पूरा निकल जाएगा ये। और ये जो OH है 3 बार है, देखिए 3 से मल्टीप्लाई, या 3 OH है तो यहाँ पर एक OH यहाँ एक यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर बन जाएगा CH2OH CHOH या CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है ना। और बाकी यहाँ बच्चा क्या देखिए COO 3 बार है, इसलिए यहाँ लिखेंगे देखिए। और ये देखिए ये भी 3 बार है तो ये लिखेंगे C17H35 और COO और 3 बार Na, तो 3 बार Na और सब 3 बार थे, इसलिए आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, जो कि साबुन बन गया। तो ये है साबुन का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर मैं आपको फार्मूला जो बताया था, वहाँ मैं बताया था साबुन का फार्मूला RCOONA, और यही R की जगह, तो यहाँ पर देखिए बाकी ये सब तो सेम है, इसी R की जगह C17 और H35 रखा गया है, जो है सोडियम स्टीयरेट, जो कि साबुन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दहन। दहन क्या है। तो देखिए दहन क्या है, दहन का मतलब होता है जलना। तो देखिए जलाएंगे जब, कैसे जलेगा, जब तक ऑक्सीजन रहेगा नहीं तब तक कोई चीज़ जलेगा नहीं। तो हम किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जलने की इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उष्मा निकलेगा और प्रकाश उत्पन्न होगा। फिर देखिए सल्फर का ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस उष्मा निकलेगा और क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। अब देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया दोनों एक ही होते हैं, तो उसी भी नाम से है, आपको वही परिभाषा लिखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व को वहाँ से विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, देखिए एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये जो होता है, हम क्या करें, यहाँ पर ले लिया हमने
ये ले लिया आयरन प्लस यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट। इसका जब क्रिया करेंगे तो ये जो होता है आयरन सल्फेट, आयरन जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है और ये जो कॉपर है कम क्रियाशील तत्व है। तो ये जाकर इसको क्या करेगा, इसके स्थान से विस्थापित कर देगा और वहाँ पर स्वयं उसका स्थान ले लेगा। तो हो जाएगा आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित। तो वही बोला है, वो रासायनिक क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तथा स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन क्रिया या विस्थापन क्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा बता देता हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक Cl जुटेगा तो CH3Cl बनेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ निकला और एक Cl यहाँ बचा तो HCl बन गया। बाकी एग्जाम्पल आपको मैं अभी बताया हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कार्बन व यौगिक के नाम व उनके सूत्र लिखिए, इनके उपयोग बताइए। तो देखिए कार्बन के अनेक यौगिक होते हैं, उनमें कुछ सामान्य नाम ये है। देखिए मेथेन होता है CH4, एथेन होता है C2H6 होता है, प्रोपेन होता है C3H8 होता है, ब्यूटेन जो होता है C4H10 होता है, एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है जिसको एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है, एस्टिक एसिड जो होता है CH3COOH होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 होता है, यूरिया जो होता है NH2CO NH2 होता है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिकों के नाम है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं। इनके देखिए ये यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, अम्ल, एस्टर आदि विभिन्न वर्गों में आते हैं और हमारे दैनिक जीवन में ईंधन, भोजन और रासायनिक उद्योगों में उपयोग होते हैं। मतलब ये जितने भी आते हैं कहीं ना कहीं हम इन लोगों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सजाती श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो सजाती का मतलब देखिए पहले बता देता हूँ, उसके बाद अभी मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिनकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो, संरचना और रासायनिक गुणों में क्या हो, समानता हो तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच में CH2 ये बॉन्ड है, माइनस नहीं बॉन्ड है, CH2 इकाई और आणविक द्रव्यमान में 14 म्यू, इसको हम लिख सकते हैं AMU एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं, का अंतर हो उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। देखिए मैंने इसको और इसको एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोनों को। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक CH4 ले लिया और यहाँ पर ले लिया C2H6 है। अब देखिए यहाँ देखिए कार्बन में एक कार्बन का अंतर है और हाइड्रोजन का देखिए तो यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। आखिर CH2 का ही तो अंतर आया। तो ये तो बोला किसी भी आगे अगर हम चलेंगे फिर इसके आगे C3H8 आएगा, इसमें भी देखेंगे तो एक कार्बन का अंतर है, एक कार्बन का अंतर है और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 अंतर है। तो देखिए किसी भी अगर हम यौगिक में इसमें देखेंगे तो इसमें CH2 का अंतर होगा और इनका जब देखिए और बाहर निकालेंगे तो कार्बन जो होता है 12 नंबर पे आता है, प्लस हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 गुणे 1 यानी 2 का 2 में 12 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 अणुभार का अंतर भी होता है और जो म्यू लिखा है इसी को AMU लिखा जाता है जो कि इसका मात्रक होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये जो होता है यही यहाँ लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच में CH2 इकाई का अंतर और आणविक द्रव्यमान में 14 म्यू का अंतर हो उसे सजाती श्रेणी कहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल लिख देना, कहीं भी आप इन दोनों मिलाइए, चाहे इन दोनों मिलाइए चाहे इन दोनों, लेकिन लगातार देखना है, ये नहीं कि यहाँ से कूद के आ जाए तब गलत हो जाएगा। लगातार देखना है तो इसमें CH2 का ही अंतर आएगा और उसके आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर आएगा। ये इसके एग्जाम्पल लिख देना है। इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं। देखिए जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन H2 है, मैं कहूँगा कि ये कैसे जुड़े हैं, तो मैं इसको कहूँगा कि हाइड्रोजन एक यहाँ मैंने लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और सभी के तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है जो हाइड्रोजन होता है इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, अपवाद में आता है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम क्या जानते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इससे तो ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं क्योंकि इसके पास 0 हो जाएगा, तो ये नहीं देगा और ये भी इसको नहीं देगा। तो ये दोनों क्या कहेंगे चलो हम अब दोनों अपने क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। तो साझा करने से ये इसका इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा और ये भी क्या इसके इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से साझा कर लेते हैं, पूरे से लेन देन नहीं करते हैं, साझा कर लेते हैं, न इसका वो इलेक्ट्रॉन पूरा से है न इसका 1 इलेक्ट्रॉन पूरे से है, मतलब इसका भी है इसका भी है, दोनों का है लेकिन पूरे से किसी का नहीं है, तो उसी को बोलते हैं साझेदारी। जैसे दो भाई हैं इनके बीच में अगर दीवार चलवाना है तो ये भाई जो होगा अपने तरफ से कुछ पैसा देगा और ये भाई कुछ अपने तरफ से पैसा देगा, तो इस साझेदारी में दीवार चली है, ठीक है। तो वैसे ही ये बॉन्ड भी होता है, साझेदारी में बनता है बॉन्ड। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ऑक्सीजन के बातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा दिया मैंने। अब देखिए ये दोनों जो होगा, इसके पास भी 2 की कमी, इसके पास भी 2 की कमी, ना ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाई 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, तो ये भी इससे क्या कर देंगे, साझा कर लेंगे, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, ये भी इससे साझा कर लिया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। इस तरह से O2 आपस में जुड़ जाते, इस तरह से हाइड्रोजन भी आपस में जुड़े थे, ये सहसंयोजक आबंध। देखो
जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, तब उनके बीच में बना हुआ रासायनिक बंध जो होता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे H2 होगा, O2 हो गया, N2 हो गया, CH4 हो गया, ETC, ये जो है सहसंयोजक आबंध के एग्जाम्पल हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाएंगे जो है फिजिक्स का चैप्टर 2। पहला चैप्टर तो अपलोड हो गया है और सेकंड चैप्टर हम लेकर आएंगे। इसके बाद में आपको, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बायोलॉजी भी बताऊंगा, ठीक है। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।